Hello students, welcome again to my channel Mansik Coaching Hub and your class of business studies. Before starting today's video, an announcement for you that CBSE has deducted your portion, 30% portion, and as you can see, as I shared the PDF with you, in business studies, maximum deductions are there in business studies only. Unit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Many topics have been deleted from this chapters from this unit. So मैंने आपसे जो PDF शेयर किया है एक बार उसको स्टडी ज़रूर करना. जो 12th स्टैंडर्ड का जो उसके अंदर दे रखा है डिलीटेड टॉपिक्स एक बार देखना, क्योंकि आपने यूनिट 3 और 4 आप पढ़ चुके हो पहले ही, तो एक बार आप चेक करना, मार्क करके रख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं उन यूनिट्स में. एंड योर यूनिट 5 जो कि अभी चल रहा है उसके अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीट हो चुके हैं, जो कि हमने अब तक पढ़े भी नहीं है और ना ही अब हम वो पढ़ेंगे. राइट. सो यूनिट 5 में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट योर यूनिट 3 एंड 4 उसके जो आप पहले पढ़ चुके हो उसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं. सो जस्ट गो थ्रू द PDF वन. Okay, and now we are going to start with the next topic of organizing, that is organizational structures. इससे पहले हमने organizing का meaning definition पढ़ लिया है, process of organizing पढ़ लिया है, then significance of organizing, and now we are going to start with organizational structure. ठीक है. And after the chapter gets completed, definitely I will give you some case studies which you have to solve by your own. Okay, so let's start with organizational structure. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, है ना, जो वर्क होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट जॉब्स में. देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क, देन देयर इज असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, है ना, देयर इज डिपार्टमेंटेशन, एंड देन जो एक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का ये जो रिलेशनशिप है वो सेटअप किया जाता है इन दिस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. राइट. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है. ठीक है, एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है जिसमें ये चीज बताई जाती है कि कौन से एम्प्लॉय के पास किस तरीके का काम है, उनके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है जब जॉब पोजीशन, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग मैनेजर्स के लिए जब डिसाइड कर ली जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि दैट इज organizational structure. The organizational structure has been formed. So as you can see here, जो definition लिखी हुई है, organizational structure can be defined as framework within which managerial and operational tasks are performed. है ना, जो मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, द डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, इसका जो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क गाइडलाइन. ठीक है, गाइडलाइन जो होती है कि किस तरीके से उसे परफॉर्म करना है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पता पड़ता है. सो आई होप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग आपको पता पड़ गया होगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज स्पेसिफाइड होती है कि कौन से मैनेजर के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी अथॉरिटी है ना, ये सब चीजें जो होती है वो इस organizational structure में defined होती है. Right. And how the different activities are to be performed, this is also stated in an organizational structure. Right. Before moving further, a topic is there that is span of management or span of control. ठीक है, span of management और span of control. अब ये जो span of management और span of control है दोनों सेम है. ठीक है, इससे हमें ये पता पड़ता है, इस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल से हमें ये पता पड़ता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉल होगा या फिर फ्लैट होगा. ठीक है, टॉल होगा या फिर फ्लैट होगा. आई एम राइटिंग इट हियर, टॉल एंड फ्लैट. टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, and flat organizational structure means horizontal organizational structure. Vertical मतलब ऐसा और horizontal मतलब
ऐसा. This is termed as tall organizational structure and this is termed as flat organizational structure. याद रखना कि जितना नैरो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, जितना नैरो मतलब कम, ठीक है, जितना नैरो होता है उतना वर्टिकल होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो जितना वाइड होता है उतना ही फ्लैट होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब ये कैसे होता है, उसके लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है कि एक मैनेजर के पास कितने सबॉर्डिनेट्स है. अ मैनेजर, हाउ मच subordinates, how many subordinates and a manager, sorry, how many subordinates a manager can handle. एक मैनेजर जो है वो कितने सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है या फिर उसके अंदर कितने मैनेजर्स, सॉरी, कितने सबॉर्डिनेट जो है वो इसके अंदर काम करेंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल. जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, इफ आई एम ए मैनेजर तो मेरे अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स होंगे, दिस इज माय स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट. अब सिंपल सी बात है, एक मैनेजर के अंडर अगर कम सबॉर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा नैरो, जो मैंने आपको कहा था नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल. अगर एक मैनेजर के अंडर कम सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत बड़ा बनता जाएगा, है ना, एक बड़ा वाइडर स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना. और इसी का उल्टा, इसी का ऑपोजिट जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर. अगर जितने ज्यादा एम्प्लॉय, स्पैन ऑफ कंट्रोल जितना ज्यादा होगा, जितना वाइडर होगा, है ना, एक मैनेजर के अंदर जितने सबॉर्डिनेट्स काम करेंगे उतना ही कम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, उतना ही नैरो होगा. सो दैट विल बी अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सिंपल, बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर हम लोग इसका मीनिंग देखें, अगर मैनेजर्स के अंडर कम एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, जिसको हम टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. और अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादा है, मतलब मैनेजर्स के अंडर जो सबॉर्डिनेट्स है वो ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर अ पर्टिकुलर मैनेजर इज मोर, तो वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा छोटा होगा, दैट इज फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आई होप आपको समझ आ गया है अबाउट स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. फ्लैट, tall organizational structure, flat organizational structure. I hope समझ आ गया है. Then next is जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज काम करेंगे, ये किन चीजों के ऊपर डिसाइड किया जाता है ना. ये क्या चीजें देखकर डिसाइड किया जाता है कि मैनेजर के अंडर जो सबॉर्डिनेट्स है, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स है वो ज्यादा होगी या फिर कम होगी, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा या फिर वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा. सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर है दैट इज कैपेसिटी ऑफ मैनेजर्स, है ना. मैनेजर्स की कैपेसिटी और इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने एम्प्लॉयज को एक साथ जो है वो गाइड कर सकते हैं, एक साथ कितने एम्प्लॉयज को, सबॉर्डिनेट्स को वो संभाल सकते हैं, है ना. जितनी ज्यादा उनकी इंटेलिजेंस और कैपेसिटी होगी मैनेजर्स की, राइट, जितनी ज्यादा उनकी इंटेलिजेंस और कैपेसिटी होगी उतना ही वाइडर होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल, और जितनी कम उनकी इंटेलिजेंस और कैपेसिटी होगी उतना ही कम होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल. सिंपल. नेक्स्ट इज ट्रस्ट इन एम्प्लॉयज, राइट. अगर जो मैनेजर्स है, इफ ही ट्रस्ट दैट हिज एम्प्लॉयज, जो उसके सबॉर्डिनेट्स है वो अच्छे से काम कर सकते हैं, इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है, right. So trust in employees by the managers. एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज पर कितना ट्रस्ट करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा या फिर वाइडर होगा. याद रखना, नैरो वाइडर. नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक मैनेजर के अंडर कम सबॉर्डिनेट जो है वो काम कर रहे हैं, और वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक मैनेजर के अंडर बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं. ओके. देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज इंटेलिजेंस. अगर एम्प्लॉयज जो है वो इंटेलिजेंट है ना, दे आर इंटेलिजेंट, राइट,
तो उससे क्या होगा, अगर उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो हायर है, ऑब्वियसली एक मैनेजर जो है वो ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल कर पाएगा, दैट मीन्स देयर विल बी वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल, ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर पाएगा, है ना। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं दे आर स्पेशलाइज्ड, उनको पता है कि कैसे काम करना है, दे आर स्किल्ड, दे आर प्रोफेशनल, तो उनको पता है कि किस तरीके से काम करना है, तो आपको उन्हें ज्यादा गाइड नहीं करना पड़ेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। अगर अगर इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कम है, दैट मीन्स जो एम्प्लॉइज है, सबऑर्डिनेट्स है, वो स्किल्ड नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको ज्यादा गाइडेंस देना पड़ेगा सबऑर्डिनेट्स को, तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा दैट विल बी नैरो, राइट। देन नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द जॉब। अगर एक नॉर्मल काम है, ठीक है, जो डेली रूटीन का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वही काम करना है तो ऑब्वियसली जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा इट विल बी वाइडर। अगर एक स्पेशलाइज्ड वर्क करना है, स्पेशलाइज्ड जॉब करना है, चैलेंजिंग कोई काम करना है, जैसे कि कुछ नया इनोवेटिव करना है ना, प्रोडक्शन टेक्निक इनोवेटिव बनानी है, राइट, तो अलग से एक टीम बनाई जाती है जो रिसर्च करती है कि क्या क्या टेक्निक्स जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, विच आर द न्यू टेक्निक्स, है ना। तो उसके लिए, इस स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो नैरो होता है, क्योंकि वो जो जॉब होता है वो चैलेंजिंग होता है एंड इट रिक्वायर स्किल, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, बहुत ही कम सबऑर्डिनेट्स को एक मैनेजर के अंडर जो है वो रखा जाता है, सो देयर इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इट इज वेरी सिंपल एंड दिस आर द वेरियस फैक्टर्स। ये जो है वो अलग अलग फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस आर द फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स द स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे, ये होते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन पढ़ा हमने, देन हमने पढ़ा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फ्लैट एंड टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा कि अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो टॉल होगा, जो कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। और अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो वाइडर होगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। ये जो मैंने अभी बताया ना, टॉल और वर्टिकल वाला, याद रखना, ठीक है। एंड देन वी स्टडीड द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द span of control depends. And the next topic is importance of organizational structure, and this we are going to continue in our next video. I hope जो आज मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आ चुका है, और जो आगे का further part है organizational structure का, that is this importance of organizational structure and the types of organizational structure, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस explanation, please like my video, subscribe my channel and share it with your friends also. Thank you.